Hello friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. This is Sakshi Gupta and I welcome you all once again on my channel. So I hope आपने मेरे लास्ट सभी लेक्चर्स देख लिए होंगे, तो इसीलिए आज मैं आपके सामने जो है थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 लेके आई हूँ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जो कि चैप्टर थर्ड है। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले से वो कर दीजिए। तो आज हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन को। क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में जो क्लासिफिकेशन है उसके मीनिंग को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, एंड किस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो भी हमने अंडरस्टैंड किया था विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ बुक्स, जहाँ पे हमने एक बुक्स की एग्जांपल ली थी और दूसरी हमने ली थी जंक डीलर की एग्जांपल। तो अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन पे। लेकिन फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ाने के लिए रादर गोइंग ऑन टू द थ्योरेटिकल पोर्शन, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ पहले, बिकॉज इट वुड बी मोर इजियर फॉर यू टू एनालाइज इट। आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा इसको एनालाइज करना। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। आपके सामने इस तरह से एक स्क्रीन जो आपके सामने अभी अराइव हुई है, इसमें आपको एक साइड पे, आपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे आप तो आपको एक टेबल दिख रहा है, वहीं पे राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है जिसमें कि कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, कुछ चीजें हाईलाइट की गई हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से डाटा हो और दोनों ही चीजों में सेम चीज लिखे, जो ये टेबल आपको दिखा रहा है वही सेम चीज ये आपका राइट हैंड साइड वाला पैराग्राफ भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे ज्यादा इजी क्या हो जाएगा, विच वे इज मोर इजियर एंड कन्वीनियंट फॉर यू, कौन सा आपको ज्यादा सिंपल लग रहा है इन ऑर्डर टू सी, देखने में अगर आपको देखना हो तो आई थिंक जो पार्ट 1 है, जो लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ज्यादा इजी लग रहा है, क्योंकि इसमें मुझे बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि किस तरह से रिच, मिडिल एंड पोर, तीन सेक्शंस में, तीन क्लासेस में मैंने अपनी टोटल डाटा को जो है वो क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। प्लस यहाँ पे मुझे एक और चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पे मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पर्संस मैंने लिए हैं दैट इज 140, वो भी मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रहा है। और हर रो का जो सम टोटल है दैट इज 20, मींस हर रो में जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो 20 है। एंड फर्दर इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है रिच क्लास में, मिडिल क्लास में एंड पुअर क्लास में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे इनका सम टोटल आया दैट हाउ मेनी टोटल रिच आर देयर, हाउ मेनी टोटल मिडिल आर देयर एंड हाउ मेनी टोटल पुअर आर देयर। तो इस तरह से इसको डिस्क्राइब किया है। वहीं अगर हम इस साइड चले जाते हैं तो यहाँ पे भी यही चीज लिखी है कि हमारे पास हर एक रो में 20% है। फर्स्ट रो में हमारे पास रिच के 10 है, मिडिल के 5 है एंड पुअर के 5 है, एंड देन सब्सिक्वेंटली सभी का इसी तरह से एक्सप्लेन किया गया। और लास्ट वाली लाइन में लिखा है कि टोटल आपके पास जो है वो 50 रिच है, 50 मिडिल है एंड 40 आपके पास पोर पर्संस हैं, या वो पर्संस हैं जो पोर क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होती डाटा की, तो मैंने रॉ डाटा लिया और उसके बाद मैंने उसको क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज ब्रीफ एंड सिंपल यूटिलिटी। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमें डाटा मिलेगा, रॉ डाटा क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमने सिंपली गैदर किया है कहीं से, उसको एक ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो जो भी हमने डाटा लिया है, कलेक्ट किया है, किस तरह से हम उसको ब्रीफ एंड सिंपल बना सकते हैं, मींस बिल्कुल प्रिसाइज करके, और जो इजी टू अंडरस्टैंड वे हो उस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होता है फ्रेंड्स, यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो भी डाटा हमने लिया है अलग अलग सेट में से, जैसे कि मेरे पास 3 सेट्स थे ना, यहाँ पे एक ही सेक्शन में मेरे पास रिच भी थे, पोर भी थे और मिडल भी थे। ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या किया, उनको, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करके, उनके सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करके उनको स्पेसिफाइड क्लासेस में मैंने डाल दिया, तो वो आ गया यूटिलिटी। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिस्टिंक्टिवनेस। अब डिस्टिंक्टिवनेस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब होता है हमारे पास या तो डिस्टिंग्विश करना, चीजों को अलग अलग करना, ठीक है, डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना। जब हम डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनके डिफरेंसेस को कैटेगराइज करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंसेस हम उनको अलग अलग क्लासेस में डालते हैं, तो वो भी क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। देन कम्स कंपैरेबिलिटी। अब कंपैरेबिलिटी में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम चीजों को कंपेयर करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब कैपेसिटी रखने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम चीजों को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में अगर हम उनको लेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में लेने के बाद हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो लास्ट एग्जांपल थी उसमें क्या था, 50 रिच, 50 मिडिल एंड 40 पोर। तो हम इससे
क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस एरिया में जिसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड उन 7 पार्ट्स में कितने पर्सन ऐसे हैं जो रिच क्लास को बिलोंग करते हैं, कितने पर्सन ऐसे हैं जो मिडिल क्लास को या मिडिल इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कितने पर्सन ऐसे हैं जो पुअर क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह से फिफ्थ आता है हमारे पास साइंटिफिक अरेंजमेंट। साइंटिफिक अरेंजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक मींस कि जो इजीली क्लासिफाइड हो, बिल्कुल क्लासिफिकेशन की तरह से जब हम किसी चीज को दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड, इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, कि एक सिस्टम के साथ चला है। पहले सीरियल नंबर्स हैं, देन उसमें रो नंबर्स हैं, ए बी सी डी करके रो नंबर्स दिए हैं, फिर रिच की एक क्लास बनाई है, फिर मिडिल की एक क्लास बनाई है, फिर पुअर की बनाई है, देन टोटल का सेक्शन बनाया है। टोटल का सेक्शन आपको दोनों साइड मिलेगा, आपको हॉरिजॉन्टल साइड भी मिलेगा एंड आपको वर्टिकल साइड भी मिलेगा, एंड लास्ट वाले कॉलम में आपको ग्रैंड टोटल मिलेगा। ठीक है, जब इस तरह से आपको बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो इंफॉर्मेशन कैसी होती है फ्रेंड्स, वो इंफॉर्मेशन होती है अट्रैक्टिव एज वेल एज इफेक्टिव। इफेक्टिव, अट्रैक्टिव क्यों होती है, क्योंकि देखने में बिल्कुल सिंपल से ही हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, एंड इफेक्टिव इसलिए होती है कि हम उसको एनालाइज करके फर्दर आगे उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो मैं आपको भी क्लियर कर चुकी हूँ, इन्हीं की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे इस टेबल की हेल्प से इनको थोड़ा सा बताती हूँ कि किस तरह से हमने इनको रिलेट किया। सबसे पहले वो जो पैराग्राफ हमने लिखा था उसमें हमने बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दी थी, ये बिल्कुल ब्रीफ है, सिर्फ नंबर्स है यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, सिंपल इसलिए क्योंकि कैटेगराइज हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये कैटेगराइज हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, है ना। यहाँ पे आपके पास ये रिच की एक क्लास है, मिडिल की है, पुअर की है, टोटल की है, तो ये अलग अलग क्लासेस में हुआ है। ठीक है, उसके बाद यूटिलिटी की बात की थी, तो यूटिलिटी में क्या कहा था हमने कि रिच अलग होते हैं, मिडिल अलग होते हैं, पुअर अलग होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस हमने इनको अलग अलग सेक्शंस में डाल दिया। डिस्टिंक्टिवनेस, हाउ डिफरेंस दे आर, कितना डिफरेंस है इन लोगों के बीच में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपैरेबिलिटी, अब रिच कितने हैं टोटल, 50 रिच हैं, ठीक है, 50 मिडिल है, 50 पोर है, 40 पोर है, तो आप इनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हो। साइंटिफिक अरेंजमेंट कैसे कहा कि इस तरह से एक सिस्टमैटिक वे में, ये सीरियल नंबर है, ये इस तरह से आपको गिवन किया गया है, देन रिच का एक पूरा आपके पास कॉलम है, मिडिल का एक कॉलम है, पोर का एक कॉलम है, टोटल का एक कॉलम है, एंड ये जो 140 है दिस इज कॉल्ड जीटी, इसको हम कहते हैं जीटी, दैट इज ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल क्या होता है, जो आपकी रोज का भी सम है और आपकी कॉलम्स का भी सम है। एंड हाउ अट्रैक्टिव इट लुक्स, अट्रैक्टिव दिखने का क्या मतलब है कि सिंपली हमें आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा है, एंड इफेक्टिव, इसके बेसिस पे हमें जो भी एनालिसिस करना होगा हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन की कब से बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का मीनिंग हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, और क्या क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है वो भी हम लोग देख चुके हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने पढ़ लिए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम करते हैं, तो वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। डाटा को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, ब्रीफ एंड सिंपल रखने के लिए हम ये सब चीजें करते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट करने के लिए, डाटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए, और साइंटिफिक अरेंजमेंट के लिए हम ये सब चीजें करते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो जब बात फीचर्स की आती है तो फीचर्स में हम देखेंगे कि क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी अच्छे क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहला फीचर मेरे पास जो यहाँ पे आया दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि जो इतना वाइड स्प्रेड हो कि उसमें ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द सैंपल मस्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है, जिसके ऊपर भी हम स्टडी कर रहे हैं उसकी हर एक यूनिट जो है वो हमारे डाटा सेट में इंक्लूडेड होनी चाहिए। अगर ईच एंड एवरी यूनिट जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती है देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसमें फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए याद रखने के लिए दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव की बात जब भी आएगी तो दैट मीन्स उसका मतलब होता है ईच एंड एवरी। क्या मतलब होता है उसका फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी। देन कम्स क्लैरिटी। जब क्लैरिटी की बात आएगी तो हम कहेंगे कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो कैसी होती है, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर इन अ सेंस, क्लियर का क्या मतलब है, जैसे हमने जो टेबल बनाया था उस टेबल में हमने क्या देखा था, हमने उस टेबल में देखा कि उस टेबल में हमारे पास एक रिच की क्लास है, एक पोर की क्लास है, एक मिडिल इनकम ग्रुप की क्लास है। तो इससे क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन कैसी हो जाती है, क्लियर हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है होमोजेनिटी।
होमोजेनिटी का मतलब कि एक जैसा। अब एक जैसा कहाँ आएगा, जो क्लासेस में हमने रखा है, जैसे पोर की क्लास में पोर, मिडिल की क्लास में मिडिल, रिच की क्लास में रिच को रखा है, तो वो क्लास जो है वो कैसी होनी चाहिए फ्रेंड्स, वो होनी चाहिए होमोजेनियस। तो विद इन द क्लास जो है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी दिखेंगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी होमोजेनियस। एंड आउटसाइड द क्लास अगर आप देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग, होमोजीनियस मतलब एक जैसी। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आ जाता है इसका पॉइंट सूटेबिलिटी। तो सूटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूटेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जिस टॉपिक पे स्टडी करनी है, जो डाटा हम कलेक्ट करके लाए हैं, क्या उस डाटा को हमने उस वे में सॉर्ट किया है जिस वे में हमें वो चाहिए। क्या मतलब है इसका फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि जो कॉम्पोजिशन हमें चाहिए थी उस डाटा सेट की, तो क्या हमने वही कॉम्पोजिशन ली, क्या हमारा जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टडी करनी थी अर्बन एंड रूरल एरिया के ऊपर, ठीक है, या अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन के ऊपर, बट मैं क्या कर रही हूँ, रिच पोर एंड मिडिल के ऊपर कर रही हूँ। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो जो है वो बिल्कुल भी हम कहेंगे कि सूटेबल नहीं है। मेरी स्टडी जो है वो कैसी है, वो सूटेबल नहीं है मेरे डाटा सेट के साथ। लेकिन अगर मुझे स्टडी करनी है रिच पोर एंड मिडिल इनकम ग्रुप की ही, और मैं उसी का डाटा कलेक्ट करूंगी, सो देन दैट इज सूटेबल। तो उस केस में क्या हो जाएगी, वो सूटेबल हो जाएगी। तो यही चीजों का हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये मैंने क्लियर किया होगा पॉइंट आपको। देन कम्स स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि एक जो स्टडी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, मतलब कि जैसे कि अगर मेरी स्टडी का टॉपिक था रिच पोर एंड मिडिल इनकम क्लास के पर्सन्स, तो उसके लिए मेरा जो डाटा सेट था वो एक पर्टिकुलर डाटा सेट था, और वो पर्टिकुलर डाटा सेट क्या था, रिच मिडिल एंड पोर। ऐसा नहीं है कि मुझे रिच पोर एंड मिडिल के ऊपर स्टडी करनी है और मेरा डाटा सेट जो है वो अर्बन एंड रूरल के ऊपर हो, तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना। सो यही चीज है स्टेबिलिटी में भी। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसका लास्ट जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो पॉइंट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी मीन्स समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। ऐसी चीज जो चेंजेबल हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो रिजिड ना हो। ठीक है, अब ऐसी चीज जो कि रिजिड ना हो और फ्लेक्सिबल हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो चीज क्या है, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। वो सब्जेक्ट टू चेंज है। अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट टू चेंज की बात की जाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू चेंज का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है जैसे मेरे पास ये डाटा है, इस डाटा में व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया है, मैंने एक रिच क्लास ली है, मैंने यहाँ पे मिडिल क्लास ली है, और मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे पोर क्लास ली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों क्लासेस मैंने ली हैं। अब अगर मेरे पास, और यहाँ पे मैंने जो सेक्शंस ली हैं वो मेरे पास हैं यहाँ तक टोटल 7 सेक्शंस है मेरे पास। टोटल कितनी है, 7 सेक्शन, 7 रोज मैंने लिया है, या हम कहेंगे कि 7 एरियाज का डाटा जो है वो मैंने लिया हुआ है। अब ये 7 एरियाज का डाटा तो मैंने ले लिया, लेकिन अगर मुझे कोई बोले कि 7 एरियाज का डाटा लिया, ये आपका डाटा सेट जो है कम बन रहा है, या ये जो ग्रैंड टोटल आपके पास वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू जो है ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो आपको अपना सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको और 3 एरियाज को एड ऑन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे कोई कहता है कि मुझे और 3 एरियाज को एड ऑन करना है, सो व्हाट विल आई डू, तो मैं क्या करूंगी, 3 एरियाज को मैं ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा डाटा लेना पड़ेगा। तो जब मैं और ज्यादा डाटा लूंगी तो मतलब मेरा जो डाटा सेट है वो चेंज हो जाएगा। अब डाटा सेट क्योंकि मेरा चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, देयर इज अ स्कोप फॉर चेंज। यहाँ पे चेंज होने का स्कोप है, ऐसा नहीं है कि मुझे डाटा ही उड़ा देना है, अपना कुछ और ले लेना है, नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करना होता। बट हाँ, अगर डाटा में कुछ मैनिपुलेशन आए, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़े, तो वो हम कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फीचर्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से हम फीचर्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। आई होप ये दोनों चीजें आपको होंगी। तो अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गुड बाय, टेक केयर।